तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मोदी की उम्मीदों पर नीतीश ने फेरा पानी, कहा देश को ऐसे पीएम की जरूरत जो सबके साथ लेकर चले। बीजेपी का पलटवार, मोदी के खिलाफ बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण। केसी त्यागी और साबिर अली को शरद यादव की फटकार, मीडिया में अलग अलग बयानबाजियों को लेकर दी नसीहत। कहा मीडिया के सामने ऐसे ही कुछ भी ना बोलें। कोयला घोटाले पर फंसी सरकार की बड़ी मुश्किलें, सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट में झूठी गवाही नहीं देगी सीबीआई। सरकार बना रही थी सीबीआई पर दबाव। सूखे पर विवादित बयान के बाद अजीत पवार का प्रायश्चित, अजीत ने किया 1 दिन का अनशन। और अंबेडकर जयंती के मौके पर मायावती ने साधा यूपी सरकार पर निशाना, कहा यूपी में पिछले 1 साल में हो चुके 100 से ज्यादा दंगे, कानून व्यवस्था का बुरा हाल। नमस्कार, चैनल 1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आदिल खान। पीएम उम्मीदवारी पर जेडीयू ने मोदी की दावेदारी को खारिज कर दिया है। नीतीश कुमार ने दो टूक कहा कि देश को एक ऐसे पीएम की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चले। इस देश में कभी टोपी भी पहननी पड़ सकती है तो कभी टीका भी लगाना पड़ सकता है। साफ है, नीतीश का इशारा मोदी की तरफ था। लोगों को भ्रम हो जाता है कि जो हवा बांध देंगे उसी में लोग बंध जाएंगे, कि भाई हम विकास भी कर जाएं और भुखमरी के शिकार भी लोग रहे। कैसा विकास? हम विकास भी कर जाएं, कुपोषण के शिकार लोग रहे, वो कैसा विकास है? विकास भी कर जाएं और पीने का पानी न मिले, ये कैसा विकास है? कौन सा विकास है? विकास का मतलब है बुनियादी ढांचा का भी विकास और मानव का भी विकास। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता रहे हैं और उनका जो व्यक्तित्व था, क्या कारण था? शुरू में तो कोई एलआई नहीं मिलते थे बीजेपी को, हम ही लोग मिले। लेकिन ये अटल जी का व्यक्तित्व था कि सहयोगी दल मिलते चले गए, कारवां बढ़ता गया और एक अच्छी सरकार चली। अब रास्ता बदलने की कोशिश होगी तो कठिनाइयां उत्पन्न होगी। जो कुछ बुनियादी उसूल हैं उनसे समझौता नहीं हो सकता है। अगर कोई कहे कि सत्ता में बने रहोगे, धर्मनिरपेक्षता से समझौता कर लो, नहीं करेंगे। सत्ता में रहें या बाहर जाएं, नहीं होगा समझौता। बहुत सारे उसूल हैं। न्याय के साथ कोई करेगा समझौता कर लो। समाज के कुछ लोग जो बहुत आगे हैं उनके सामने भी कुछ कठिनाइयां आई हैं, सिर्फ उन्हीं को दूर कर दो, बाकी समाज के सब तबके को छोड़ दो, तो ये तो बुनियादी सिद्धांत से समझौता हम लोग नहीं कर सकते। हमारी पार्टी है, जरूर देश में ऐसा प्रधानमंत्री बने जो देश को जोड़ कर चल सके, देश को एक करके चल सके, मजबूत रखे। ये हम लोगों की कोशिश जरूर होगी, लेकिन हम लोग ये भ्रम नहीं पालते हैं कि इतनी कम ताकत पर हम लोग बन जाएंगे। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने मोदी पर अलग अलग बयान देने को लेकर साबिर अली और केसी त्यागी को फटकार लगाई है और कहा है कि पार्टी के नेता मीडिया में बोलने से पहले सोच लें कि आखिर वो बोल क्या रहे हैं। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है, हमारा उसूल से मतलब। एनडीए से गठबंधन पर सहज दिखने वाली जेडीयू में गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नेताओं के मन में क्या छुपा है वो साफ नहीं हो पा रहा है।
कोई मोदी के नाम पर कुछ भी नहीं बोलने की नसीहत देता है, तो कोई इशारों में ही सही पर मोदी को सेकुलर छवि रखने की राय देता दिखता है। जेडीयू की लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए शरद यादव ने अधिवेशन के दौरान कार्यकारिणी में बैठे नेताओं को मोदी के खिलाफ कोई टिप्पणी न करने की नसीहत दे डाली। कल कुछ बातें ऐसी गई हैं जो नीतीश जी या मैंने कभी नहीं दायरे से बाहर गए। कुछ लोग कल दायरे से बाहर गए। अब हो गया तो हो गया, लेकिन आगे के लिए न्याय भी जब भी लड़ाई। शरद यादव ने अपने भाषण में न तो नरेंद्र मोदी का नाम लिया और न ही पीएम उम्मीदवारी के विवाद पर कुछ बोलना मुनासिब समझा, पर छुपे शब्दों में पार्टी के नेताओं को ये जरूर समझा दिया कि नेता इस मुद्दे पर अनावश्यक बयान देने से बचे। अगर कोई बयान देना भी हो तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद ही कुछ बोले। वहीं मोदी को लेकर पार्टी में एक दूसरे पर नसीहत ठोकने से कहीं न कहीं सियासत जरूर गर्मा गई है। जनता दल यूनाइटेड इस बात को जाहिर न करे या फिर किसी के नाम पर राजनीति करने से किनारा काटे, पर ये भी सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को लेकर जेडीयू शुरू से ही सवाल उठाती रही है। ऐसे में नेता नसीहत दे या फिर इशारों में तीर चलाए, पर ये तो जनता है, सब जानती है। शरद की मोदी के नाम पर नसीहत और नीतीश के हमलों से ये साफ जाहिर होता दिख रहा है कि जुबान पर कुछ है और दिल में बहुत कुछ है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो आजकल जेडीयू जो है वो सत्ता में, बल्कि यूं कहें कि सियासत के गलियारों में केंद्र में बनी हुई है। हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल ने जेडीयू के कुछ नेताओं से खास बात की। नीतीश कुमार ने कह दिया है कि अगर टोपी की इज्जत होगी तो तमाम पार्टी में भी उन्हीं लोगों की इज्जत होगी, उनकी पार्टी भी उन्हीं को इज्जत देगी जो टोपी की इज्जत देगी। हमारे साथ रामसुंदर दास जी हैं। सर, क्या माना जाए? नीतीश जी ने कह दिया है कि टोपी की इज्जत करनी पड़ेगी, है टोपी की इज्जत करनी पड़ेगी। टोपी की इज्जत मत समझे, टोपी सर पर रहता है ना, और पार्टी की जो नीति है वही सर पर रहता है, उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। पार्टी की नीतियों की इज्जत करनी पड़ेगी। यस, प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने कहा। आप प्रधानमंत्री की बात नहीं की, आप उसकी व्याख्या तरह तरह से कर सकते हैं। टोपी सर पर रहता है, पार्टी की जो नीति होती है वो सर्वोपरि होता है, उसको इज्जत करना पड़ेगा। बिल्कुल, सर्वोपरि होती है पार्टी की नीति। हमारे साथ रसूल बलियावी साहब हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं क्या माना जाए इस टोपी की इज्जत के बारे में। उन्होंने कहा, और ये निशाना कहीं ना कहीं से गुजरात के मुख्यमंत्री की तरफ है, जिन्होंने टोपी पहनने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। अब इस टोपी की बात पे बात चल रही है, आप टोपी वाले हैं, क्या माना जाए, क्या है पूरा मसला? टोपी तो बहरकैफ देश के नहीं पूरी दुनिया के लिए एक शरीफों की पहचान होती है, और सिद्धांत की टोपी होती है, वसूलों की टोपी होती है, इसीलिए इसको सर पे रखा जाता है। और जो सर की चीज है उसको जेब में नहीं रखा जाएगा। तो सिद्धांत और वसूल देश के सर की का ताज है, और उस ताज से कोई समझौता नहीं हो सकता। आज आपके नेता के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं कि आपके नेता ने साफ साफ दो टूक में कह दिया, जो बार बार ये मसला हो रहा था कि इधर होगा उधर होगा, उन्होंने दो टूक में कह दिया कि इज्जत उनकी होगी जो हमारी चीजों की इज्जत करते हैं। ये तो पूरे देश की आवाज है, देश की आवाज को हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने देश के सामने रखा है। अब इसे कोई सुने न सुने, ये उन पर डिपेंड करता है। सुनाना मेरे नेता का काम था, उन्होंने सुना दिया। देश की भावना बताना काम था, उन्होंने बता दिया। वर्तमान राजनीति और देश की क्या आवश्यकता है वो सारी कुछ बता दिया। अब कोई सुने न सुने, अपना तो काम है सुनाए। मतलब मान लिया जाए कि अब जो बात साफ साफ थी कि मोदी के नाम पे परहेज है, मोदी के नाम से लोगों को दूर रखा है, तो अब वो माना जाए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने कह दिया आज, उस बातों पे मुहर लगा दी। ये तो जो एनडीए का एजेंडा है वो एजेंडा स्पष्ट है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी स्पष्ट कर दिया है। पार्टी के जितने भी प्रस्ताव पारित हुए हैं सब में स्पष्ट है कि हम अपनी नीतियों से और अपने मुख्य एजेंडों से समझौता नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल साफ है।
साफ कह रहे हैं कि अपनी नीतियों से और अपने एजेंडे से समझौता नहीं कर सकते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो टोपी की इज्जत करेगा वही देश पर राज करेगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस सवाल का जवाब बीजेपी कैसे देती है। कैमरामैन दीपक के साथ आशिफ इकबाल, चैनल वन, दिल्ली। तो नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए कि जो पूरे देश को एक साथ लेकर चले। कभी कभी जरूरत पड़ती है कि टोपी भी पहननी पड़ती है, कभी कभी मौका देखकर तिलक भी लगाना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने इन सारी बातों से नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधा है। इसी मसले पर कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। नीतीश जी के जो अपने विचार हैं वो व्यक्त कर, उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी क्या है। उन्होंने जो ये बात कही है कि विकास का बहुत ढंढोरा पीट रहे हैं, उसी बात को हम लोग बार बार कह रहे हैं कि विकास ऐसा नहीं जैसा वो ढंढोरा पीट रहे हैं। गांव में गुजरात के कुछ नहीं हुआ है और शहरों में कुछ उद्योगपतियों को बुला के उनसे तारीफ कर लेना, पर उसके बदले में उन्हें जमीनें दे देना, उनकी फैक्ट्री लगवा देना, सिर्फ यही काम हो रहा है वहां पे। तो इसलिए जो है गांव का कुछ विकास हो नहीं पाया। नीतीश कुमार जी ने अपने भाषण में इशारा किया है कि जहां गांव में पानी नहीं मिल रहा है वहां विकास बता रहे हो कि किया है। विकास तो बहुत लोगों ने किया, तो ये बात सही है कि उनसे ज्यादा विकास तमाम दूसरे मुख्यमंत्रियों ने किया है। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में केंद्र की यूपीए सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा ने सरकार के दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है और आगामी 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा देने से मना कर दिया है। कोयला है तो सब काला है और इस कोयले की कालिख ने अब सीबीआई और सरकार के बीच लड़ाई की लकीर खींच डाली है। सीबीआई के निदेशक रंजीत कुमार सिन्हा ने एक ऐसा कदम उठाया है जो केंद्र सरकार की मुश्किलों को दोबाला कर सकता है। रंजीत सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में सरकारी दावे के समर्थन में हलफनामा देने से इनकार कर दिया है। रंजीत सिन्हा की सरकार से खुल्लम खुल्ला लड़ाई ने एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में कोयले की छाप छोड़ दी है। सब लोग जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग जो है वो भयंकर रूप से होता है। सत्ताधारी दल द्वारा पिछले 10 वर्षों में बहुत बार हुआ है और ये दुरुपयोग जो है वो मूलतः जिसे कहना चाहिए अपने राजनीतिक विरोधियों को तंग करने के लिए होता है और उसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार के मामले में लोग फंसते हैं और जिनका सत्ताधारी पक्ष के साथ नजदीक का संबंध होता है उनकी सहायता के लिए भी किया जाता है। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एक अंग्रेजी अखबार ने खुलासा किया कि कोयला आवंटन मामले की जांच रिपोर्ट में सरकार के कानून मंत्री अश्विन कुमार ने भारी फेरबदल किया है और इस उलटफेर में प्रधानमंत्री कार्यालय भी उतना ही शामिल है जितना अश्विनी कुमार। सरकारी वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया था कि कानून मंत्री ने इस मामले में सीबीआई की रिपोर्ट को नहीं बदला था। अब जबकि सीबीआई सरकार के दबाव में आकर काम करने से इनकार कर रही है तो कहीं न कहीं सरकार के लिए एक बड़ी फजीहत हो सकती है। बीजेपी तो देश को सिर्फ गुमराह करने के अलावा कोई दूसरा काम करती नहीं है। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वो एफिडेविट फाइल करे। सीबीआई एफिडेविट फाइल करेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को सब्र से काम लेना चाहिए। हमारी सरकार में सीबीआई इंडिपेंडेंट काम करती है, उस पे किसी तरीके का कोई दबाव नहीं होता। 12 मार्च को हुई सुनवाई में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरीन रावल ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई ने नेताओं से ये रिपोर्ट साझा नहीं की, लेकिन अदालत ने इस सिलसिले में सीबीआई डायरेक्टर को अलग से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था और इन्हें इसके लिए 26 अप्रैल तक का समय दिया गया। कोयला खादानों के कई विवादास्पद आवंटन उस वक्त हुए जब कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास था। जिस स्क्रीनिंग पर कमेटी पर खादानों की बंदरबाट का आरोप लगा है उसे भी प्रधानमंत्री ने ही बनाया था। तो कहीं न कहीं सीबीआई का सरकार के खिलाफ जाना सीधा प्रधानमंत्री की मुश्किल बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन। रोहतक के मदीना डबल मर्डर केस में बहुजन संदेश पार्टी अध्यक्ष कांता अलाडिया की आत्महत्या की धमकी देने के बाद पुलिस ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है।
कांता के सैकड़ों समर्थकों ने इसका विरोध किया। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर कांता ने 14 अप्रैल को आत्महत्या की धमकी दी थी। मर्डर का यह पूरा मामला 30 मार्च का है, जब रोहतक के मदीना गांव में विशेष समुदाय के 2 युवकों की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप दूसरे विशेष समुदाय के युवकों पर था, जिसके बाद उनको गिरफ्तार करने की मांग की जा रही थी। 10 अप्रैल को पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कांता और उनकी पार्टी की मांग थी कि मामले के मुख्य आरोपी पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। बोकारो में ट्रैक्टर पलट जाने से हादसा हो गया, जिसमें 14 लोग घायल हो गए। इसमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। ये सभी दुगदा से सहरुल पूजा देखकर धनबाद जा रहे थे, तभी टी मोड़ के पास ट्रैक्टर चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और गाड़ी एक गड्ढे में जा गिरी। अभी तो छानबीन चल रहा है। घटना तो सहरुल पूजा लोग देख के यहाँ से दुगदा से और अपने घर भीम के नाली जा रहे थे। रास्ते में ड्राइवर की लापरवाही या अनबैलेंस हो गई गाड़ी, उसी में दुर्घटना घटी। दिल्ली के जगतपुरी में बीती रात दिल्ली पुलिस के एक सिपाही ने थाना परिसर में एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आरोपी ने आखिर ऐसा किया क्यों। जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त तीसरा शख्स भी मौजूद था, जो कि अभी भी फरार चल रहा है। आरोपी सिपाही पांडव नगर थाने में तैनात था। एमपी के जबलपुर नगर पालिका निगम में आज अग्नि सेवा सप्ताह मनाया गया, जिसमें अग्निशमन दल आग लगने पर कैसे उस पर काबू पाते हैं, इसका प्रदर्शन किया गया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे? आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। अंबेडकर जयंती के मौके पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है और राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि पिछले 1 साल के अंदर 100 से अधिक दंगे हो चुके हैं और यूपी में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। मायावती ने कहा कि बाबा साहब ने उपेक्षितों को कानूनी अधिकार दिए। जब मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थीं, तब एसपी माया सरकार पर भ्रष्ट होने और प्रदेश में गुंडाराज होने का आरोप लगाती थी, और अब जब यूपी में एसपी सत्ता में है तो भला मायावती आरोप लगाने में पीछे कहां रहती। कानूनी अधिकार तो इन वर्गों के लोगों को मिल गए हैं, किंतु इनका लाभ पूरे तौर से इन वर्गों के लोगों को अभी तक भी नहीं मिल पा रहा है। वैसे भी यूपी में एसपी और बीएसपी की राजनीतिक दुश्मनी काफी पुरानी है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहती। मायावती ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान एसपी पर जमकर आरोप लगाए। मायावती ने कहा कि प्रदेश में चारों तरफ अराजकता है और गुंडों माफियाओं का राज है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, पुलिस अपराध रोकने में नाकाम है, प्रदेश में पीड़ित को ही जेल में बंद कर दिया जाता है। बुलंदशहर में जिस 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, पुलिस ने इंसाफ दिलाने के बजाय उसे ही बंद कर दिया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मायावती अपने पुराने तेवरों में दिखाई दी। अखिलेश सरकार को उन्होंने हर मोर्चे पर एक असफल सरकार बताया। साथ ही उन्होंने कहा, सूबे में अराजकता चरम पर है। हमारी पार्टी ने अंबेडकर जयंती पर शहर में होर्डिंग लगाने की अनुमति ली, लेकिन एसपी सरकार ने रातों रात उन सभी को उतार दिया। प्रदेश में दलित महापुरुषों की बेहद उपेक्षा हो रही है। सरकार पर हमला करते हुए मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव सरकार की नीतियां ठीक नहीं हैं। चारों तरफ लूट खसोट चल रही है, राज्य में विकास कार्य ठप है और जनता बेहाल है। आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए माया ने बाबा साहेब की जयंती के मौके पर एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। जहां एसपी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं रैली में जुटी भीड़ के बहाने विपक्षी पार्टियों को अपनी ताकत का एहसास भी कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। महिलाओं पर बेतुका बयान देने के आरोप में यूपी के खादी और ग्राम उद्योग मंत्री राजाराम पांडे बर्खास्त कर दिए गए हैं। राजाराम पांडे शुक्रवार को प्रतापगढ़ में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने बेला की सड़कों की तुलना अभिनेत्री हेमा मालिनी के गालों से करते हुए कहा था कि बेला की सड़कें हेमा मालिनी के गालों की तरह चमकेंगी और अभी तो सिर्फ इसका फेशियल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बड़बोले नेता आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और नए नए विवादों को जन्म देते हैं। ऐसा ही एक विवादास्पद बयान उत्तर प्रदेश के खादी और ग्राम उद्योग मंत्री राजाराम पांडे ने दिया, जिसने एक नई बहस को तूल दे दिया। मंत्री जी ने अपने क्षेत्र की सड़कों की तुलना बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी के गालों से कर दी। मंत्री जी ने कहा कि अभी तो सिर्फ फेशियल हो रहा है, लेकिन कुछ ही वक्त में बेला की सड़कें हेमा मालिनी के गालों की तरह चमकेंगी। बॉलीवुड अभिनेत्री के ऊपर दिया गया उनका बयान अब मंत्री जी के गले की फांस बन गया है। मामले की नजाकत को देखते हुए और बयान से खफा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया है। महिलाओं को लेकर की गई मंत्री जी की बयानबाजी से खफा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार देर रात उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। राज्यपाल से उन्हें हटाने की सिफारिश की गई, जिसे तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया। ये कोई पहला मौका नहीं था जब राजाराम पांडे की जुबान फिसली हो। मंत्री जी इससे पहले भी सुल्तानपुर की डीएम धनलक्ष्मी की खूबसूरती की सार्वजनिक रूप से तारीफ करके विवादों की सुर्खियां बटोर चुके हैं। एक समारोह में राजाराम पांडे ने कहा था कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दूसरी बार इस जिले का प्रभारी मंत्री बना हूँ और मुझे यहाँ एक खूबसूरत डीएम के साथ काम करने का मौका मिला है। सुल्तानपुर के कार्यक्रम में मंत्री जी के इस बयान के बाद मामला महिला आयोग के पास पहुंचा,
जिसके बाद मंत्री जी से जवाबदेही मांगी गई। इससे पहले भी कई बार राजा राम पांडे पर उनके काम और बयानों को लेकर सवाल उठ चुके हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया है और साथ ही एक संदेश दिया है कि विवाद पैदा करने वालों को अपनी जुबान काबू में रखनी होगी, वरना उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। नोएडा में 3 दिन से 22 साल की लड़की गायब है। परिजन लड़की के गायब होने पर पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। दरअसल युवती कंसल्टेंसी में काम करती थी और दफ्तर के लिए जा रही थी, जिसके बाद से युवती अब तक अपने घर लौटकर वापस नहीं आई है। जहां एक तरफ महिलाओं के लिए नए कानून बन रहे हैं, उनकी सुरक्षा के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, तो वहीं हाईटेक शहरों में महिलाओं की परेशानियां और उन पर हो रहे अत्याचार को रोकने में पुलिस अब भी नाकाम है। ऐसा ही एक मामला यूपी के नोएडा में सामने आया। एक 22 साल की लड़की कंसल्टेंसी कंपनी में काम करती थी। वो घर से दफ्तर के लिए रवाना हुई थी, जिसके बाद युवती अब तक अपने घर वापस लौटकर नहीं आई है। 3 दिन से युवती गायब है, लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। परिवार वाले कई दिनों से पुलिस के पास जाकर युवती की गुमशुदगी की गुहार लगा रहे हैं, पर पुलिस है कि परिजनों की एक नहीं सुन रही और मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, ऑफिस के लिए क्या गई थी और उसने मतलब हमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि वो ऑफिस से घर वापस नहीं आई। वो घर वापस नहीं आई, उसको आज 2-3 दिन हो गए हैं। मैं चौकी में गई थी, मेरी कोई रिपोर्ट नहीं ली गई और मैंने मतलब एप्लीकेशन भी डाली थी, तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा डिटेल में, कैसी लड़की थी, क्या थी। फोटो भी उनका साइड कर दिया कि जाओ। परेशान परिजन तस्वीर के जरिए युवती को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी बेटी उन्हें मिल सके, और दूसरी तरफ पुलिस है कि परिजनों से मामले की छानबीन के लिए पैसों की मांग कर रही है। सिस्टर जब से वापस नहीं हुई है तो बार बार चक्कर काट रहे हैं और पुलिस वाले ठीक तरह से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बेटी के गायब होने पर परिजनों की सिर्फ पुलिस से ही उम्मीद थी कि पुलिस इनकी मदद जरूर करेगी, पर यहाँ तो पुलिस ही अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट गई। इनके इस रवैये से ये साफ जाहिर होता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस सिर्फ आज तक झूठे वादे करती आई है। ऐसे में देखना ये है कि क्या गायब हुई युवती वापस अपने घर को लौट कर आएगी या फिर परिजनों को सिर्फ अपनी बेटी का इंतजार ही करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चैनल वन न्यूज। नमस्कार। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी